मेरा नाम है कृषि एंड स्वागत करती हूँ आप सभी का एडुहैब चैनल पे, जहां हम आज करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बहुत डिमांड थी हर लाइव सेशंस में एक ही कमेंट, क्लास 10 के लिए भी लेके आओ, क्लास 10 के लिए भी लेके आओ। तो लेके आ गए हम क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज। और आज हम लोग करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, बट टेंशन लेने की जरा भी बात नहीं है। बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट हम लोग एकदम इजी तरीके से करने वाले हैं, जिससे पूरा चैप्टर भी आपका साइड बाय साइड रिवाइज हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन विद द सेशन। एंड सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो हमें पता है कि ह्यूमंस क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब है उसके पास बहुत सारे सेल्स है। तो ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। एक तो होता है मल्टी सेलुलर, दूसरा होता है यूनिसेलुलर। इसका मतलब है कि उसके पास एक ही सेल है, तो दिस इज यूनिसेलुलर। इसके एग्जांपल्स क्या है, अमीबा, फिर बैक्टीरिया। तो इनमें क्या होता है, ये पूरे ऑर्गेनिज्म जो है, पूरा जो बॉडी है, वो एक ही सेल से बना है, एक ही सेल पूरा बॉडी है। सो ये हो जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनमें ऑक्सीजन फटाफट से डिफ्यूज हो सकता है, क्योंकि इनका एक ही सेल है। तो एक ही सेल है, तो एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से आसानी से डिफ्यूजन प्रोसेस से फटाफट से ऑक्सीजन अंदर आ सकता है। बट यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं, क्योंकि इसमें सेल्स जो है वो बॉडी के अंदर है और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ऑक्सीजन से। सो इसलिए क्या होगा, डिफ्यूजन विल नॉट बी सफिशिएंट, क्योंकि इतने सारे सेल्स है। तो अगर आप सोचो डिफ्यूजन प्रोसेस करने जाएंगे, डिफ्यूजन क्या होता है, स्प्रेडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे परफ्यूम लगाया और आजू बाजू मेरे बहुत सारे लोग हैं, तो उनको भी स्मेल आएगी वो परफ्यूम की। क्यों? क्योंकि स्प्रेडिंग हो रहा है, जो परफ्यूम के पार्टिकल्स है वो स्प्रेड हो रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। तो इसमें डिफ्यूजन हो रहा है ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आया एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल। इतने तो सेल्स नहीं है, मल्टी सेलुलर है, तो बहुत सारे सेल्स होंगे और डिफ्यूजन करने जाएंगे तब तक तो हो ही गया। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि सेल्स को कॉन्स्टेंटली काम करना है एंड कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन की जरूरत है। एंड दैट इज वाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं हो सकती। एंड दैट इज वाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं हो सकता ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट फुलफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। मतलब अगर मेरे पास दो चीजें हैं, मेरे पास एक बॉटल है और दूसरे साइड मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस पकड़ लेते हैं, ठीक है, या तो कोई डॉग है। तो मेरे पास एक साइड डॉग है और दूसरे साइड बॉटल है। तो मैं कैसे, किस बेसिस पर डिसाइड करूं कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। तो बेसिकली आपको देखना है कि क्या उसमें लाइफ प्रोसेसेस है। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। लाइफ उसके बिना चल ही नहीं सकती। सो लाइफ प्रोसेसेस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, फर्स्ट तो है आपके टेक्स्ट बुक में न्यूट्रिशन, राइट। पहले न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब क्या, डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। थर्ड प्रोसेस क्या है, एक्सक्रीशन, राइट। जो भी वेस्ट है वो निकालने पड़ेंगे। एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी क्या, सर्कुलेशन ऑफ फूड। तो सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स एक ही जगह पे रहेंगे तो सारे बॉडी पार्ट्स को कैसे मिलेगा। तो दैट इज व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से ही आगे लाइफ कंटिन्यू होगी। सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। तो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें लाइफ प्रोसेसेस होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्या आपको देखना है कि क्या उसमें ग्रोथ है, ग्रोथ दिखा रहा है। फिर वो प्लांट हो सकता है, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, राइट। प्लांट्स ग्रो करते हैं कि नहीं होते, पहले पौधा होता है फिर वो ट्री बन जाता है, तो प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स। तो हम क्या है, एनिमल्स है, हम भी ग्रो कर रहे हैं। पहले हम एकदम छोटे से बाबू थे और अभी हम लोग इतने बड़े ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। सो एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। फिर माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोब्स में क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है।
तो माइक्रोब्स भी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ये लोग में भी सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ दिखा रहा है। तो अगर लाइफ प्रोसेसेस शो कर रहा है एंड सेकेंड थिंग इज ग्रोथ शो कर रहा है, तो पक्का है कि ये क्या है, अलाइव है। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं कि रॉ मटेरियल्स होता क्या है। तो कुछ भी अगर हमें बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको थोड़े रॉ मटेरियल्स लगेंगे, है ना। रॉ मटेरियल्स, अगर मुझे चाय बनाना है तो मुझे क्या क्या लगेगा, क्या क्या लगेगा, हम लोग वाटर लगेगा, फिर उसमें चाय पत्ती लगेगी, फिर शुगर डालना होगा और मिल्क डालना होगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल्स होंगे। तो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शन बेसिकली, कोई भी रिएक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे जो एरो होता है, एरो को जो फेस करता है वो होता है फाइनल प्रोडक्ट, और जो एरो के पहले होता है दोज आर रॉ मटेरियल्स। तो हमें अभी बात करनी है रॉ मटेरियल्स की, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का देखेंगे ये दोनों रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। फिर ये वाला कौन सा रिएक्शन है, ये है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो बेसिकली हमें बात करनी है ये दो रिएक्शंस के बारे में, फर्स्ट इज रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट तो बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फूड तो चाहिए रहेगा एज अ रॉ मटेरियल, फूड होगा तभी हम ब्रेकडाउन कर पाएंगे ना। तो फूड तो फर्स्ट रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है कि उसका ब्रेकडाउन करना है तो हमें कुछ चाहिए रहेगा, और कैसे ब्रेकडाउन करेंगे हम, ये ऑक्सीजन के थ्रू हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो सेकेंड रॉ मटेरियल विल बी ऑक्सीजन। तो ये दो हो गए रेस्पिरेशन के रॉ मटेरियल्स। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स। तो इसमें प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड इज मिनरल्स। अभी सॉइल में जो मिनरल्स होंगे वो लगेंगे प्लांट्स को, क्योंकि उसमें भी उसको बहुत सारी चीजें बनानी है। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, एंड ऐसे भी हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ये मिनरल्स की, जिससे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारा कुछ बन पाता है। तो इसलिए मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल इज वाटर। तो वाटर हम लोग पानी देते हैं प्लांट्स को, तो ये भी क्या हो गया, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लास्ट इज सनलाइट। सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। और एक चीज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा, एंड दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या कि ऑटो मतलब खुद से कर रहा है, सेल्फ। तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे खुद बनाएंगे खाना। तो यहाँ पे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। बट हेटेरोट्रोफिक में क्या हो रहा है, यहाँ पे खुद नहीं बना रहे हैं खाना, ये लोग दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे डिपेंडेंट ऑन अदर्स। क्योंकि ये डिपेंडेंट है, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। बट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले लोग खुद ही बना रहे हैं खाना, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग बोलेंगे उनको प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। बट यहाँ पे हेटेरोट्रोफिक में क्या एग्जांपल्स आते हैं, एनिमल्स, जो कि क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है इनमें, बट यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें प्रेजेंट है एक ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज
क्लोरोफिल, तो यहाँ पे क्लोरोफिल इज प्रेजेंट एंड यहाँ पे क्लोरोफिल इज एब्सेंट। फिर यहाँ पे आप एक रिएक्शन दे दो ऑटोट्रोफिक वर्सेस हेटेरोट्रोफिक में, कि ऑटोट्रोफिक में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड लास्ट में आपको लिखना है एग्जाम्पल्स। तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन दिखाता है, प्लांट्स दिखाते हैं। फिर प्लांट्स में एल्गे भी आ गए, फिर थोड़े थोड़े बैक्टीरिया है वो भी दिखाते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मेजरली आप लिखोगे यहाँ पे प्लांट्स। नेक्स्ट यहाँ की बात करें तो यहाँ का एग्जाम्पल्स होगा एनिमल्स। सारे एनिमल्स क्या दिखाते हैं, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। Next question is where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? तो हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो, सबके लिए हमें चाहिए रहता है रॉ मटेरियल्स। अब ये रॉ मटेरियल्स आते कहाँ से है, प्लांट्स को कैसे मिलते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो फर्स्ट रॉ मटेरियल हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है, रेडिली अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लांट ड्रॉ कर रही हूँ तो ये लीव्स है, फिर और एक लीफ बना देते हैं, फिर यहाँ पे ग्राउंड रहेगा जहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है एंड रूट्स प्रेजेंट है। तो एक एक करके देखते हैं, एक एक सिनेरियो देखते हैं। फर्स्ट तो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और एटमॉस्फेयर में कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर में हम जो एनिमल्स है हम क्या निकालते हैं, हम एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रेडिली अवेलेबल है। फिर जो कार्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिलीज, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। व्हीकल्स ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है फॉर प्लांट्स। तो ये तो फुलफिल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेयर। तो प्लांट्स को एक रॉ मटेरियल तो मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट रॉ मटेरियल पे, दैट इज मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो सॉइल में मिनरल्स आर प्रेजेंट। अब प्लांट्स को ना थोड़े एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, एसेंशियल मिनरल्स चाहिए होते हैं। इसको बहुत सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं, बट एसेंशियल की बात करें तो NPK लिखते हैं। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये तीन मेन मिनरल्स आ गए तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो इसलिए फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना हम लोग ऐड करते हैं प्लांट्स में, उसमें भी ये तीनों एलिमेंट्स का ही कॉन्सेंट्रेशन हमें लिखा होता है। सो मिनरल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सिंथेसाइजिंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स। नेक्स्ट इज वाटर। तो वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो सॉइल है यहाँ पे बहुत सारा वाटर रहेगा, ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो रूट्स होते हैं वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और फिर कहाँ क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये जो वाटर एंड मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम रूट्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट इज सनलाइट। तो सनलाइट कहाँ पे होता है, सनलाइट तो सन से ही आती है। तो सन भी एक नेचुरल रिसोर्स है, राइट। तो यहाँ से आप सनलाइट ले सकते हो। और ये सनलाइट कहाँ पे गिरेगी, लीव्स में गिरेगी। और लीव्स में क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ये सनलाइट जाके गिरती है लीव्स में, और लीव्स में होता है फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने की प्रक्रिया। Last question of this part 1 is what is the role of acid in our stomach? तो स्टमक में एक एसिड होता है and that acid is called as hydrochloric acid, also called as HCl. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होती है, माउथ में स्टार्ट होती है। फिर एक ट्यूब होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप, और वो फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस। तो फिर वो ईसोफेगस जो ट्यूब है वो कन्वर्ट हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, जो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ जे शेप्ड ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज स्टमक।
और ये स्टमक में होता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये एसिड है, तो ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू किल माइक्रोब्स। तो हम जो खाना खाते हैं जरूरी नहीं है कि वो माइक्रोब फ्री हो, जर्म फ्री हो। कई बार तो हम लोग ऐसे ही रोड पे जाते हैं, कोई जंक फूड मिल गया तो ऐसे ही खा लेते हैं। वी डोंट इवन बॉदर टू वॉश अवर हैंड्स या सैनिटाइज करना, ठीक है, मेजरली। तो हो सकता है वो खाने में बहुत सारे माइक्रोब्स हो और वो डिजीज भी कॉज कर सके हमारे बॉडी में। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो बहुत गलत है। तो इसलिए स्टमक में होता है एक एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एकदम एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है और माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं वहां पे, जिससे आगे जाके जो इंटेस्टाइन है उसमें कोई डिजीज ना हो, कोई भी बॉडी पार्ट में डिजीज ना हो। तो फर्स्ट फंक्शन इज किल माइक्रोब्स। सेकेंड फंक्शन इज एक्टिवेट पेप्सिन। तो जो स्टमक होता है ना, उसमें एक पेप्सिन जैसी एंजाइम होती है और वो एंजाइम का फंक्शन होता है टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। तो हम जो फूड खाते हैं उसमें प्रोटीन्स भी होता है और वो प्रोटीन्स का डाइजेशन करना, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, ये किसका रोल होता है? पेप्सिन का रोल होता है। तो अभी यहाँ से इसोफेगस से फूड अंदर आया, ठीक है, फूड अंदर आया और उसमें है प्रोटीन्स। तो इवेंचुअली क्या करना चाहिए? पेप्सिन को जाके प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करना चाहिए। बट पेप्सिन ना सोया होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में सोया होता है। वो देख रहा है कि फूड अंदर आ रहा है, प्रोटीन अंदर आ रहा है, तो उसको ऐसा नहीं होता मैं उठ के जाऊं प्रोटीन का डाइजेशन करूं, वो सिर्फ देख रहा है। तो इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाता है उसके पास और बोलता है प्रोटीन्स को डाइजेशन करो ना, स्टार्ट करो फटाफट से। पेप्सिन तुम क्यों ऐसे बैठे हो, क्यों सो रहे हो, फटाफट से उठो। और पेप्सिन को बोलता है कि डाइजेशन करो प्रोटीन्स का। तो इसलिए फिर जाके पेप्सिन जागता है और फिर वो अपना रोल शुरू करता है। तो सेकेंड फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू एक्टिवेट पेप्सिन। आप सोचो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता तो पेप्सिन अभी तक सोया होता और आपके प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते ही नहीं। तो इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। What is the function of digestive enzymes? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सब खाना खाते हैं, है ना, सब खाना खाते हैं, बट वो जो खाना होता है वो एकदम कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। तो वी ईट कॉम्प्लेक्स फूड। तो वो कॉम्प्लेक्स फूड हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इन ब्लड, हमें उसको तोड़ना पड़ेगा इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो बड़ा सा फूड मॉलिक्यूल है, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा इनटू छोटे छोटे स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो डाइजेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल फूड। बट ये जो कन्वर्जन है वो कैसे हो जाएगा? जादू से तो नहीं हो जाएगा, हमें चाहिए रहेंगे स्पेसिफिक केमिकल्स। और वो केमिकल्स कौन से है? वो केमिकल्स है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो वही है जो कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करेंगे इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और वो फिर सिंपल सब्सटेंसेस आसानी से हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये चैप्टर में ये जो हमारा न्यूट्रिशन वाला सब टॉपिक है, उसमें हम लास्ट में क्या देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कार्ब्स है, मैं कार्ब्स लिख रही हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? ग्लूकोज, राइट। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाया था और लास्ट में क्या बना उसका बन गया ग्लूकोज। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हमने देखा था कि प्रोटीन्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो लास्ट में क्या बनता है? अमीनो एसिड्स बनता है। एंड थर्ड वी सॉ इज फैट्स या तो लिपिड्स बोल सकते हैं। तो ये जो फैट्स एंड लिपिड्स है उसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो क्या बनता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो कार्ब्स
प्रोटीन्स एंड फैट्स है, ये तीनों क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। और फिर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वी कन्वर्टेड दैट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो रोल क्या है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज How is the small intestine designed to absorb digested food? तो हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एंड यहाँ पे क्या होता है, और एक चीज होती है, यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो एमसीक्यू अगर आता है, वेयर डज डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट, कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन अगर आया कि कहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो कहां पे होता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो ऐसा क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिससे एब्जॉर्प्शन इतना मैक्सिमम हो रहा है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके जो इनर लाइनिंग है ना, उसमें इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इज विलाई। तो ये एकदम ही माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और बहुत सारे होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज विलाई। और ये जो विलाई होते हैं उनके आजू बाजू बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। अब देखेंगे हम उसमें आजू बाजू ब्लड वेसल्स क्यों है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं विलाई। तो विलाई का फंक्शन क्या है, विलाई का फंक्शन है कि क्योंकि वो इतने ज्यादा है, न्यूमरस है, तो इसलिए उनका सरफेस एरिया वो बढ़ा देती है। तो विलाई का फर्स्ट फंक्शन इज इंक्रीज सरफेस एरिया। तो विलाई है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा सरफेस एरिया हो जाता है। एंड सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो ये जो फुल एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस। तो माउथ टू एनस में ये बीच बीच में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में एज अ होल सब जगह हो रहा है एब्जॉर्प्शन, बट सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती है विलाई जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देती है एंड इससे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फटाफट से होता है। सेकेंड चीज है कि इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं आजू बाजू, राइट। तो इसका फंक्शन क्या है, जब ब्लड वेसल्स आजू बाजू होते हैं तो वो फटाफट से जो उसने एब्जॉर्ब किया है ना न्यूट्रिएंट्स, जो भी विलाई के थ्रू उसने एब्जॉर्ब किया सारे न्यूट्रिएंट्स को, तो वो न्यूट्रिएंट्स सिर्फ अपने पास तो नहीं रखेगा, राइट। शेयरिंग इज केयरिंग। तो इसलिए वो क्या करता है, बांटता है अपने न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी देना है तो वो भाग भाग के तो नहीं देगा, तो क्या करेगा, उसने आइडिया लगाई कि ब्लड तो हर जगह फ्लो करता है, हर जगह बहता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में बहता है, तो क्यों ना मैं न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में दे दूं और फिर वो ब्लड के थ्रू सारे सेल्स में पहुंच जाएंगे। तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो इसने अप्रूव कर दिया एंड इसलिए विलाई के आजू बाजू बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो विलाई में जो भी एब्जॉर्ब किया उसने न्यूट्रिएंट्स फटाफट से उसने दे दिया ब्लड कैपिलरीज को और फिर वो थ्रू ब्लड सारे पार्ट्स को मिल गया। तो सारे पार्ट्स खुश हो गए, बॉडी पार्ट्स, कि सबको न्यूट्रिएंट्स मिल गया। तो ऐसे हो जाता है एसिमिलेशन प्रोसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव। तो अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं मेनली, कि एक तो होता है एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला एंड दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। तो ये क्यूट सा छोटा सा डॉगी है, ये टेरेस्ट्रियल है, दैट इज वो लैंड में रहने वाला है। और ये एक छोटी सी क्यूट सी फिश, ये एक्वेटिक है क्योंकि ये पानी में रहती है। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो क्यों टेरेस्ट्रियल को ज्यादा एडवांटेज है विथ रिस्पेक्ट टू एक्वेटिक, क्योंकि जो फिशेज होती है वो पानी में रहती है एंड पानी इज व्हाट, H2O, बट ऑक्सीजन ही चाहिए उसको, राइट। ब्रीथिंग के लिए पूरा H2O नहीं चाहिए, उसमें से H2O में से सिर्फ O चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे उसको मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इसको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेना है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेना है। बट यहाँ पे
इसको मेहनत तो करनी ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रेडिली अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, तो वो फटाफट से ब्रीथ करके इनहेल करके चला जाता है। तो इसमें इसको मेहनत नहीं करनी क्योंकि इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रेडिली अवेलेबल है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है इसलिए इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, राइट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कम है बट यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा क्या होता है कि यहाँ पे ब्रीथिंग रेट इसकी फास्ट होती है। इस बेचारे को अपनी ब्रीथिंग रेट बढ़ानी पड़ती है क्योंकि इसको मेहनत करके सारा ऑक्सीजन लेना है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है क्योंकि सबको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन निकालना है, तो यहाँ पे मेहनत बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये लोग ब्रीथ फास्ट करते हैं, फटाफट से ब्रीथ करते हैं, बहुत ज्यादा रेट रहता है। हम कैसे नॉर्मल ब्रीथ करते हैं बट यहाँ पे बहुत फास्ट ब्रीथिंग रेट होती है। एंड दीज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को कुछ नहीं है, आराम करना है, उसको ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होती है, स्लो होती है। बस हो गया, ये एडवांटेज है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? तो न्यूट्रिशन प्रोसेस में होता क्या है? न्यूट्रिशन प्रोसेस में बेसिकली हमने देखा था कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स फूड कार्बोहाइड्रेट्स हमने एग्जांपल लिया था, तो कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज कहाँ से आया? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो गया है इनटू सिंपल सब्सटेंस दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में प्रोसेस खत्म नहीं होती है क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज से हमें एनर्जी नहीं मिलने वाली है। एनर्जी कब मिलेगी? जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करेंगे फिर जाके लास्ट में हमें मिलेगी एनर्जी, राइट। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जिससे लास्ट में हमेशा एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी कॉमन है, आप देख सकते हो तीनों प्रोसेसेस में एनर्जी तो मिलेगी, बट कितनी एनर्जी मिलेगी वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस है, कौन सा रेस्पिरेशन है। तो अगर एरोबिक है, ठीक है, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बट अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो तभी कम एनर्जी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आप यूज नहीं कर रहे हो। तो इतनी बात याद रखनी है अगर एमसीक्यू आया कि एनर्जी कहाँ पे ज्यादा रिलीज होती है, एरोबिक या एनाएरोबिक। एरोबिक मतलब क्या? कि ऑक्सीजन है। एनाएरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? एनर्जी कम रिलीज होगी, एटीपी कम रिलीज होंगे। एटीपी इज व्हाट? एनर्जी करेंसी, जिससे मेजर हो सकती है कितनी एनर्जी आ रही है। तो जब भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तभी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं प्रोसेस को। तो हमने देखा था कि ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। अभी उसको ब्रेक डाउन करना है, फिर ब्रेक डाउन करेंगे तो ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आधा आधा ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब हम लोग को 2 कंपाउंड्स बनाने हैं 3-3 कार्बन के। तो वो 3-3 कार्बन के बनाते हैं हम लोग, जिसे हम बोलते हैं पाइरूवेट। तो एक 3 कार्बन वाला, दूसरा 3 कार्बन वाला, ऐसे 2 हमने बनाए पाइरूवेट, तो टोटल हो गया ना 6। तो ऐसा हमने पाइरूवेट बनाया। अभी ये पाइरूवेट को भी और तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके हमें मिलेगी एनर्जी। तो इसके 3 वेज हो सकते हैं। या तो आप ऑक्सीजन को लेके आओ पिक्चर में, तो ये हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि सेल ऑर्गेनल है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कम ऑक्सीजन में ये काम हो रहा है, ये ब्रेकडाउन कम ऑक्सीजन में हो रहा है। और ये कहाँ पे होता है? मसल सेल्स में होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है
जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो तभी मसल थोड़ा पेन करता है, राइट। जिम में जाते हैं तो थोड़ा मसल्स पेन होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट हो रहा है एंड यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्टिक एसिड बन रहा है जिससे आपको क्रैम्प्स आते हैं इन मसल्स क्यों दुख रहा है? क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होता है मसल सेल्स में, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला प्रोसेस, एंड इसमें लैक्टिक एसिड बनता है एंड कम एनर्जी रिलीज होती है। फिर थर्ड प्रोसेस इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन, और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? इन यीस्ट। तो सब इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, तो वो जो आटा होता है, इडली डोसे का आटा होता है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है उसमें, और वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में यीस्ट रहता है जो कि अपना रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन करता है, एंड इसमें प्रोड्यूस होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, बट थोड़ी सी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आप यूज कर ही नहीं रहे हो। तो ये 3 प्रोसेसेस होती है इन रेस्पिरेशन। तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में ये बेसिकली ये 2 गैसेस के बारे में बात करनी है हमें। ट्रांसपोर्टेशन ये 2 गैसेस के बारे में देखना है, दैट इज फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको तो एक ही क्वेश्चन है, बट 11th-12th में जो पढ़ाती हूँ, 11th-12th में तो पूरा चैप्टर होता है इसके बेसिस पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। तो हमेशा से मैं ये एक एग्जाम्पल देती हूँ याद करने के लिए, तो आपको भी ये दे देती हूँ। तो ऑक्सीजन है वो है ना इंट्रोवर्ट है, एंड सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट लोग कैसे रहते हैं? पार्टी में जाते हैं तो सोशलाइज करना पसंद नहीं करते, एक कोने में बैठते, और हो सके तो इंटरेक्शंस एकदम ही कम करते, या तो कोई नहीं करता। और एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो अननोन्स के साथ भी अपनी बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पार्टी में गए थे, एंड ऑक्सीजन एक कोने में बैठा था। फिर उसको दिखा कि और एक बंदा बैठा है मेरी तरह, वो भी इंट्रोवर्ट लग रहा है, तो क्यों ना मैं उससे ही बात करूं। तो वो बंदा था हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन था, नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन बैठा था और यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा था। तो दोनों ने हाय बोला, हाय आई एम ऑल्सो इंट्रोवर्ट, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, आप भी इंट्रोवर्ट है, चलो हम दोस्ती करते हैं। तो ये दोनों की दोस्ती होती है, और फिर ये एक बाइंड करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो अभी आप लोगों को नहीं है बट मैं बता रही हूँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको। तो हमेशा से आपको ऐसे याद रखना है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ही होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को उठाता है, सर पे रखता है, और फिर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ब्लड, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लड में ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। तो ऐसा हीमोग्लोबिन है, और फिर वो ऑक्सीजन को सर पे रखता है और ऐसे उठा के वो ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सट्रोवर्ट है, वो सबसे बात करना शुरू करता है, तो वो डिसॉल्व भी फटाफट से हो जाएगा, बट ये डिसॉल्व नहीं होता। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ये एक्सट्रोवर्ट है, वो फटाफट से डिसॉल्व हो जाता है, तो इसलिए वो डिसॉल्व होता है विथ प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द फ्लूइड स्ट्रक्चर इन ब्लड। तो ब्लड फ्लूइड है, ये तो हमें पता है, बहता है ब्लड। तो ये क्यों बहता है? क्योंकि इसमें रहता है प्लाज्मा जो उसको फ्लूइडिटी देता है। तो वो फ्लूइडिटी देने का काम इस प्लाज्मा का काम, एंड वो प्लाज्मा में जाके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में जाके डिसॉल्व हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो डिसॉल्व्ड फॉर्म में होता है, और ये भी प्लाज्मा भी कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है। तो इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसेस कैसे होते हैं ट्रांसपोर्ट? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगी, एंड ब्लड में प्लाज्मा है जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करेगी। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How are the lungs designed in human beings to maximize the area of exchange of gases? तो lungs में बच्चों क्या होता है, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं।
तो फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया गया है, राइट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोज से स्टार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बाद एक ट्यूब होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेजोफैरिंग्स होता है जो पैसेज सर्व करता है, और फिर क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे न्यूट्रिशन चैप्टर में हमने देखा था कि फूड पाइप होता है, वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाइप होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेकिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। तो ट्रेकिया के ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो ट्रेकिया को पकड़ने में मदद करते हैं ताकि ट्रेकिया कोलैप्स ना हो जाए। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ने पकड़ा हुआ है ट्रेकिया को। फिर वो जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होता है, राइट, लंग्स में जाके वो डिवाइड होता है इनटू 2 ब्रोंकाई। तो ये जो 2 ब्रोंकाई है वो और डिवाइड होते हैं इनटू ब्रोंकियोल्स, और फिर वो ब्रोंकियोल्स लास्ट में कहां पे टर्मिनेट होते हैं, इनटू एल्वियोलाई, विच आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हमने विलाय में देखा था कि विलाय के आजू बाजू बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, वैसे ही एल्वियोलाई के आजू बाजू भी बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एल्वियोलाई तो उसके आजू बाजू बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है। अभी इसका क्यू है, ये क्यू है ब्लड कैपिलरीज, ये हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई जैसे विलाय में इंक्रीज सरफेस एरिया करता है, वैसे ही एल्वियोलाई में भी इंक्रीज सरफेस एरिया। वहां पे क्या हो रहा था, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ रहा था। वैसे ही यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो यहाँ पे फटाफट से ट्रांसपोर्ट होगा ऑफ दीज गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये कैसे होगा, फटाफट से होगा विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलाई। तो ये यहाँ पे क्या सर्व करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है एल्वियोलाई में, ठीक है। तो ऐसा समझना है कि एल्वियोलाई भगवान मानुस है, ठीक है, क्योंकि वो सबको ऑक्सीजन देने का काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एल्वियोलाई हूं तो मेरे पास जो भी आएगा मैं उसको ऑक्सीजन दे दूंगी और इन टर्न बोलूंगी कि आप मुझे अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, चलेगा, मैं आपको ऑक्सीजन दूंगी, ठीक है। इतना तो वो महान है। तो अब देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे एल्वियोलाई है, उसके आजू बाजू क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। तो जो ब्लड कैपिलरीज है वो कहाँ से आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोर्स क्या है, ये आ रही है टिश्यूज से। तो सारे जो टिश्यूज होते हैं, कोई भी ऑर्गन के जो भी टिश्यूज है, फॉर एग्जांपल लिवर, स्टमक, कुछ भी ले लो, कोई भी टिश्यू ले लो, सारे क्या करते हैं, काम करते हैं। और काम करने के लिए क्या चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए रहता है। तो ऑक्सीजन चाहिए रहता है एंड वो फिर क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने कहा, ये दो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसलिए जो टिश्यूज है वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इनटू ब्लड, जिससे जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, गंदा ब्लड बन जाता है, ठीक है। ये गंदा ब्लड है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। और फिर ये गंदा ब्लड हम बॉडी में रख के भी क्या करेंगे, है ना, उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसलिए हम जाएंगे अभी एल्वियोलाई के पास, भगवान के पास जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें अपना अपवित्र ब्लड पवित्र करवाना है। तो अभी ये जो दूषित ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जाएगा एल्वियोलाई के पास। अब एल्वियोलाई को हम बोलेंगे प्लीज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको आप ऑक्सीजनेटेड कर दो। तो एल्वियोलाई तो अच्छा है, तो ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और फिर इंटर्न क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। तो जिससे ये जो गंदा वाला ब्लड है अब बन जाएगा अच्छा ब्लड। अच्छा ब्लड यानी क्या, उसमें ऑक्सीजन भर भर के है। अब ये अच्छा ब्लड बन गया तो हम फिर से उसको टिश्यूज में दे सकते हैं, क्योंकि टिश्यूज को हमेशा चाहिए रहती है ऑक्सीजन, क्योंकि वो हमेशा क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये जो निकलता है टिश्यूज से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
फिर वो एल्वियोलाई में जाके प्यूरिफाई हो जाता है, एंड एल्वियोलाई कहाँ पे है, लंग्स में है, तो लंग्स में जाके वो क्या हो जाता है, अच्छा बन जाता है, अच्छा ब्लड बन जाता है, फुल ऑफ ऑक्सीजन होता है, एंड फिर ये लास्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, फिर से टिश्यूज में जाएगा, जिससे टिश्यूज सारे खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको फिर से मिल गई है ऑक्सीजन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, और उसके फंक्शंस बताइए। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारे सब्सटेंसेस, हमारे बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट इज हार्ट, सेकंड इज ब्लड, एंड थर्ड इज ब्लड वेसल। हार्ट क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है पंप करना। अगर ये फंक्शन ना करे, दैट इज पंप ना करे, तो प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा और वो ब्लड सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सो हार्ट का मेन फंक्शन इज पंप करना, दैट इज धक धक करना। सेकेंड इज ब्लड। तो ब्लड में हमने देखा था पिछले पार्ट में कि ब्लड में गैसेस फ्लो करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है ये बेसिकली ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ मेनी मटेरियल्स टेक्स प्लेस थ्रू दिस ब्लड। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेनी सब्सटेंसेस, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट इज ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है। हार्ट तो हर जगह भाग भाग के नहीं जा सकता ना, सारे ऑर्गन्स को चाहिए ब्लड, बट सबको वो खुद भाग के नहीं दे सकता, तो इसलिए उसको लगेंगे थोड़े असिस्टेंट्स, और वो असिस्टेंट्स कौन है, ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स में 3 आते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, जो कि ब्लड वेसल्स में आते हैं। एंड ब्लड वेसल्स का मेन फंक्शन इज कैरी ब्लड, जिससे सारे को मिल जाए, सारे बॉडी पार्ट्स को मिल जाए। तो ये 3 कंपोनेंट्स है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। तो मैमल्स एंड बर्ड्स में, बर्ड्स तो आपको पता है, मैमल्स में हम लोग भी आ गए, तो बर्ड्स एंड मैमल्स में ये लोग में एनर्जी नीड्स बहुत हाई होती है। क्या होती है, एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा हाई होती है। और ये एनर्जी नीड्स क्यों हाई होती है, ये जो बर्ड्स एंड मैमल्स है इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है। अगर आप एग्जाम्पल लो फिशेज या स्नेक्स, छिपकली, फिर फ्रॉग्स, ये सारे ना अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। इसका मतलब है अगर उनको आप कोल्ड क्लाइमेट में डाल दो तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर कोल्ड क्लाइमेट का कर देंगे, मतलब अंदर का जो है सराउंडिंग एरिया से उनका बदल जाएगा टेम्परेचर। अगर उनको हॉट क्लाइमेट में डाल दो तो वो अपना टेम्परेचर हॉट क्लाइमेट का कर देंगे, तो उनका सर्वाइवल रेट थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते। बट जो बर्ड्स एंड मैमल्स है, हम जो है वो कहीं पे भी जाए, एंटार्क्टिका में जाए या कहीं पे भी जाए, वी कैन मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर। एंड ये जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की जो प्रोसेस है ना, इसमें बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। एंड इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि एनर्जी नीड्स फुलफिल करनी है तो हमें क्या चाहिए रहेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए रहेगा। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, हमें ब्लड से ही मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिनेरियो मैंने लिया कि ये दोनों के हार्ट में मैंने ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं किया, मतलब यहाँ पे अंदर ऑक्सीजनेटेड मतलब अच्छा वाला पवित्र ब्लड फ्लो कर रहा है, एंड इसमें मैंने थोड़ा सा क्या ऐड कर दिया, मैंने थोड़ा सा गंदा वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऐड कर दिया। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा गंदा हो जाएगा, राइट। कुछ मतलब ही नहीं है, जो अच्छा ब्लड था उसमें आपने गंदा ब्लड मिक्स किया, तो इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा गंदा ब्लड बन गया, जिससे ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन दे नहीं सकेंगे और ये फुलफिल नहीं हो सकेगा एनर्जी नीड्स। एंड इसलिए
क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स का जो हार्ट होता है, उसमें बीच में सेप्टम होता है, एक बैरियर होता है, एक पतरे टाइप का होता है, जिससे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है, एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ ब्लड, जिससे एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। एंड ये एनर्जी नीड्स क्यों हाई है ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। What are the components of transportation system in highly organized plants? तो हमने देखा कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो अच्छा खासा है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि इसमें क्या है, ब्लड है, फिर ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, ये सारे कंपोनेंट्स है जिससे अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। बट प्लांट्स ने क्या गुनाह किया, उनको भी चाहिए भाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे सब्सटेंसेस है जिनको ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसलिए प्लांट्स में भी, जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होते हैं ना, उनमें भी एक तरीके की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, दिस इज कंबाइंड ऑफ दीज टू टिश्यूज। दो टिश्यूज होते हैं, दैट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। ये जो दो टिश्यूज है वो कौन से टिश्यूज है, दीज आर कंडक्टिंग टिश्यूज। हम इसे प्यार से क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो कंडक्ट कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। अभी क्या कंडक्ट कर रहे हैं, जाइलम क्या कंडक्ट करता है, जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। फिर सेकंड है, सेकंड कंडक्टिंग टिश्यू इज फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स फूड। तो इस तरीके से हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में ये दो कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिससे कंडक्शन इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो हमने देखा कि जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ व्हाट, वाटर एंड मिनरल्स। तो ये जो वाटर एंड मिनरल्स है, ये कौन करता है, कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम करता है। फिर ये जो जाइलम है उसमें प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, टोटल उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। बट ये चारों के चारों कंपोनेंट्स एकदम ही वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन में हेल्प नहीं करते। उसमें से 2 मेन है, दैट इज ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। ये जो ट्रेकीड्स एंड वेसल्स है ना, कैसे याद रखना है, जाइलम के घर पे टीवी है, दैट इज ट्रेकीड्स एंड वेसल। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, राइट, फ्लोएम में कौन से कंपोनेंट्स है, जाइलम में कौन से कंपोनेंट्स है, ऐसे याद रखना है। जाइलम के घर पे टीवी है, दैट इज ट्रेकीड्स एंड वेसल्स, जो कि मेन रोल परफॉर्म करती है, दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब इसका डायरेक्शन आपको याद रखना है। अब सोचो, वाटर एंड मिनरल्स कर रहा है, राइट, जाइलम क्या कंडक्ट कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट कर रहा है। एंड वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, वाटर एंड मिनरल्स क्या है, रॉ मटेरियल्स है फॉर प्लांट्स। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो सॉइल है, जो उसके सराउंडिंग सॉइल है, उसमें प्रेजेंट होता है वाटर एंड मिनरल्स। एंड उसमें क्या रहेगा, रूट्स रहेगा, राइट। प्लांट्स का जो रूट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेगा सारे वाटर एंड मिनरल्स, एंड फिर वो ट्रांसपोर्ट करेगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिक्वायर दिस वाटर एंड मिनरल्स। सिर्फ रूट्स में डाल के हम क्या करेंगे, सबको देना है, शेयरिंग इज केयरिंग, तो सबको वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं इसका डायरेक्शन क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि इसमें एक जगह से, दैट इज डाउन टू अप जा रहा है, एक ही डायरेक्शन है, राइट। ऐसा तो नहीं हो रहा नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसलिए ये है यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि इसमें एक ही
डायरेक्शन है, दैट इज डाउन टू अप। अब ये जो डाउन टू अप वाली प्रोसेस है ये अगेंस्ट ग्रेविटी है, राइट। अगेंस्ट ग्रेविटी है तो ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी और अकेला बेचारा जाइलम इतनी मेहनत नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको हेल्प करने के लिए कौन सा प्रोसेस आता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आता है। Transpiration is what? Transpiration is water loss. Transpiration is water loss, water pull. तो ये जो डाउन टू अप वाली है प्रोसेस उसको ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, जो सन होता है ना, कड़क धूप होती है तो कैसा, आपने वो ग्लूकॉन डी की एड में देखा रहेगा, स्कूल यूनिफॉर्म से बच्चा जा रहा है और वो फिर सन उसको ऐसा पानी खींच रहा है, तो वैसा ही कुछ प्रोसेस होता है इन ट्रांसपिरेशन। तो सन एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सारा खींच लेता है पानी फ्रॉम प्लांट्स, तो इसलिए जो नीचे जो पानी है वो ऐसा पुल होता है इन ट्रांसपिरेशन, एंड इन शॉर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो जाता है, तो जाइलम की थोड़ी हेल्प हो जाती है। सो ट्रांसपिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाट, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो हमने वाटर एंड मिनरल्स देख लिया, अब हम देखेंगे फूड। तो फूड ये वर्ड आते ही आपको कैसे याद रखना है, फ्लोएम, राइट, दोनों का सेम साउंड है, तो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। अब फूड की बात करें तो इसका भी हम थोड़ा डायरेक्शन देख लेते हैं। फूड कहाँ पे बनता है, फूड बनाने का प्रोसेस क्या है, फूड बनाने का प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, हमने ये डिस्कस कर चुका है कि फोटोसिंथेसिस हमेशा लीव्स में होता है। तो यहाँ पे सन है, राइट, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लीव्स में खाना बन चुका है। अब ये लीव्स सिर्फ खाना उधर ही रखेगा क्या, नहीं, ये भी शेयरिंग एंड केयरिंग वाला पर्सन है, तो ये भी क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये जो लीव्स है उसमें से सारा फूड हमें ट्रांसपोर्ट करना है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ऑल द पार्ट्स में ऊपर भी जाएगा एंड नीचे भी जाएगा, क्योंकि नीचे कौन है, रूट्स है, एंड ऊपर दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। तो इसमें हमें यूनिडायरेक्शनल नहीं देखने को मिलता, हमें इससे बाय डायरेक्शनल प्रोसेस बोलनी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है खाना और नीचे भी जा रहा है। एंड ये जो खाने का ट्रांसपोर्ट है ना, फूड ट्रांसपोर्ट, इसका भी एक अलग सा नाम है, इसका नाम है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम, अब कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू नॉन ग्रीन पार्ट्स। हम यहाँ पे एक एक लाइन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, एक एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है। तो ट्रांसलोकेशन इज व्हाट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का प्रोसेस है दैट इज ट्रांसलोकेशन, इट इज बाई डायरेक्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्रॉन कहाँ होता है ये हमें जानना जरूरी है। नेफ्रॉन होता है किडनीज में, राइट, किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। क्या, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, नेफ्रॉन्स आर व्हाट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। और इसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। इसे हम इसलिए क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट, क्योंकि ये कुछ तो फिल्टर करता है। क्या फिल्टर करता है ये,
क्या फिल्टर करता है? ये फिल्टर करता है ब्लड को। तो हमारे ब्लड में ना बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स बहुत सारा काम करते हैं, तो ऑर्गन्स काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट जनरेट होगा, और वो वेस्ट कैसे ट्रैवल करता है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड ही है जो सारे बॉडी पार्ट्स में बहता है। तो ब्लड इज एक्टिंग एज अ ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, इसलिए ब्लड में सारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो वो वाला जो नाइट्रोजनस वेस्ट वाला जो ब्लड है उसको फिल्टर करना जरूरी है, राइट? ऐसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड हम लोग क्या करेंगे बॉडी में? तो उसको फिल्टर करने का काम ये नेफ्रॉन करता है। और नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किडनीज में प्रेजेंट होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ना 2 हिस्सों में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड है। फर्स्ट तो है बोमेन्स कैप्सूल, एंड सेकेंड इज ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। तो क्योंकि आप अभी सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में हो, छोटे बच्चे हो, तो इतना डिटेल में नहीं है आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बट अब जब आप 11th में आओगे ना तभी पूरा डिटेल में। तो अभी सिर्फ हम लोग बेसिक्स करेंगे। बोमेन्स कैप्सूल होता है एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो बोमेन्स कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर रहता है एंड इट इज लाइक दिस। तो इसके अंदर ना ऐसी बहुत सारी कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज हम लोग को पता है, राइट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एक तो कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। तो सबसे पतली वाली जो ब्लड वेसल होती है ना, जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं, वो इसके अंदर होती है। तो इमेजिन करो यहाँ पे ऐसे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलेंगे? बोमेन्स कैप्सूल। उसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है जिसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। तो अभी एक एक करके देखेंगे हम लोग उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है? ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल है एंड इसके अंदर जो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है वो है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस होता है ना, ग्लोमेरुलस, यहाँ पे हम लोग 2 भैया जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जब भी आता है मैं ये थोड़ा सा फनी पार्ट लेके आती हूँ। तो ग्लोमेरुलस भैया है और सेकंड भैया है ट्यूबुलर भैया। तो ग्लोमेरुलस भैया ना बहुत भोले भैया है, उनको ना ज्यादा ये संसार की पता नहीं है, मतलब उनको ज्यादा समझ नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ग्लोमेरुलस के अंदर गया, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट है। तो ये जब भी अंदर गया, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर जब भी वो नाइट्रोजनस वेस्ट गया तो उन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर जो है ग्लूकोज है, ब्लड है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें भी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट तो नहीं रहेगा, दूसरे भी सब्सटेंसेस रहेंगे जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फिर सॉल्ट था, वाटर है, शुगर्स है। तो ये सारे जो भी सब्सटेंसेस है ना, ग्लोमेरुलस को लगता है कि ये वेस्ट है, इनको निकाल देना चाहिए। बट क्या ये वेस्ट है? आपके अकॉर्डिंग क्या ये सब कुछ वेस्ट है? ये सब कुछ तो वेस्ट नहीं है, राइट? क्योंकि हमें ग्लूकोज चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, सॉल्ट, शुगर, वाटर, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट लाइक दिस। तो इनके अकॉर्डिंग ये वेस्ट था और उन्होंने बोला कि ये निकाल दो। अभी ये जो वेस्ट है इसे हम यूरिन बोलेंगे? यूरिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में वेस्ट नहीं है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ग्लोमेरुलस से जो निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिर ये ग्लोमेरुलस भैया जाता है अपने बड़े भैया के पास, दैट इज ट्यूबुलर भैया। तो ट्यूबुलर भैया थोड़े समझदार भैया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि ग्लोमेरुलस ने ये सारे को वेस्ट कंसिडर किया है, बट ये एक्चुअल में तो वेस्ट नहीं है। उन्होंने बोला ग्लूकोज चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, शुगर, सॉल्ट, सब कुछ चाहिए। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया? रीएब्जॉर्प्शन कर दिया। तो अभी सेकेंड पार्ट जो है वो है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी ये जो पार्ट हमने देखा ना, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, उसके अंदर ग्लोमेरुलस था। और ये जो भी आप देख रहे हो ये सारा क्या है? ट्यूब्युलर स्ट्रक्चर है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में एक्चुअल में क्या होता है? यहाँ पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है।
सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यानी कि जो भी चीजें ग्लोमेरुलस ने बोला कि ये वेस्ट है, इसमें से सब कुछ एब्जॉर्ब करना, फिर से एब्जॉर्ब करना, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो उन्होंने ग्लूकोज ले लिया, अमीनो एसिड्स ले लिए, सॉल्ट, शुगर, सब कुछ ले लिया, तो उन्होंने एक्चुअल में क्या किया, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या किया, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट था, एंड उसको डिसॉल्व, अभी सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट तो हम लोग निकाल नहीं सकते, वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, राइट? तो कैसे निकालेंगे, इसलिए उसमें थोड़ा सा उन्होंने वाटर ऐड किया, जिससे सिर्फ और सिर्फ वो नाइट्रोजनस वेस्ट डिसॉल्व हो सके, उतना वाटर, ठीक है? तो इसमें उन्होंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया, और इसको हम अभी क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। अभी हम इसे फिल्ट्रेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिल्ट्रेट में से ट्यूबुलर भैया ने सारा रीएब्जॉर्प्शन कर लिया, जो भी एसेंशियल चीजें थी, और सिर्फ उन्होंने नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर को डाल दिया, एंड ही कॉल्ड इट एज यूरिन। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ग्लोमेरुलस से जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं, एंड जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे, ठीक है? अभी ये यूरिन कहाँ से निकल रहा है, ये यूरिन निकल रहा है नेफ्रॉन के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, विच इज प्रेजेंट इन किडनी। तो इन शॉर्ट किडनी से क्या निकल रहा है, यूरिन निकल रहा है। तो इसको अभी ट्रांसपोर्ट करना है, हम लोग को बॉडी से बाहर भिजवाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम याद करो, किडनीज है, अ पेयर ऑफ किडनीज, फिर क्या, पेयर ऑफ यूरेटर्स, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि यूरिन को कैरी करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, जो कि स्टोर करने में मदद करते हैं यूरिन, राइट? हम लोग यहाँ पे ओरली डिस्कस भी कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा, तो आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी रिवाइज हो जा रहा है। किडनी में से यूरिन निकला, यूरिनरी ब्लैडर में गया थ्रू यूरेटर्स, एंड यूरिनरी ब्लैडर से जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होंगे तो फिर क्या होगा, फिर जाके वो यूरेथ्रा में जाएगा यूरिन, एंड फिर वो बॉडी से निकलेगा। तो ऐसा होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन। तो आई होप इट इज अंडरस्टूड बाय यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो जैसे एनिमल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वैसे ही प्लांट्स को भी बहुत सारे वेस्ट निकालने होते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग खाते हैं तो हम लोग का भी वेस्ट जनरेट होता है, वैसे ही प्लांट्स तो खुद बना के खाते हैं, तो उनका भी वेस्ट जनरेट होगा। तो वो कौन कौन तरीके से, कैसे मैकेनिज्म्स होते हैं, वो हम लोग ये क्वेश्चन में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, and photosynthesis का final product is what is excreted, it is excreted in the form of oxygen gas। तो ऑक्सीजन गैस प्लांट्स के लिए एक तरीके का वेस्ट है। तो आपकी टेक्स्ट बुक क्या बोलती है, ऑक्सीजन इज अ काइंड ऑफ वेस्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये निकलता है ऑक्सीजन गैस। सेकेंड क्या है, एक्सेस वाटर। तो अगर आप पानी बहुत ज्यादा दे दिया पौधे को और इतनी जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा पौधा, क्या करेगा, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर निकाल देगा। ट्रांसपिरेशन क्या है, इट इज अ वाटर लॉस प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर लॉस होता है। जैसे हमारे में स्वेटिंग होता है, जिससे अगर हमने एक्सेस वाटर पिया है तो उसको निकालने के लिए हम स्वेटिंग के थ्रू या यूरिन के थ्रू निकाल सकते हैं। बट प्लांट्स कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो कि अ वाटर लॉस प्रोसेस है, जिसमें सन जो है वो खींचता है पानी फ्रॉम द प्लांट्स। तो जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट इज डेड सेल्स एंड लीव्स। तो जो भी वेस्ट है वो प्लांट क्या करता है, डेड सेल्स में ट्रांसफर कर देता है, एंड लीव्स में भी ट्रांसफर करता है। जो भी डेड सेल्स है, लीव्स है, उसमें ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि ये डेड सेल्स है तो कभी ना कभी तो वो झड़ने वाले हैं, निकलने वाले हैं, तो उनकी वो स्ट्रेटेजी रहती है। तो जो भी वेस्ट है वो तरफ भिजवा देंगे, डेड सेल्स, डेड लीव्स में, एंड जब भी वो फॉल करेंगे तो उसके साथ साथ वेस्ट भी निकल जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है वेस्ट निकालने का। फोर्थ वन इज सेलुलर वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर सेल ऑर्गेनल्स। तो वैक्यूल्स हमें पता है कि प्लांट्स में तो बहुत बड़े होते हैं, राइट? तो इतने लार्ज वैक्यूल्स है तो वो अच्छी तरीके से वेस्ट अपना वहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो वैक्यूल्स का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन ही उसका स्टोरेज करना होता है। तो यहाँ पे वो वैक्यूल्स में वेस्ट स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? कौन, प्लांट्स।
नेक्स्ट इज रेजिन्स एंड गम्स। तो हमें पता है कि रेजिन्स एंड गम्स हमें तो कितना यूज में, ह्यूमंस तो बहुत यूज करते हैं। रेजिन आर्ट अभी अभी निकला है, बहुत ट्रेंड में है, फिर गम्स भी यूज में आता है। तो ये दोनों जो है वो प्लांट्स के लिए वेस्ट है बट हमारे लिए यूजफुल है। तो ये दोनों भी क्या है, वेस्ट है जो प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल। तो जो प्लांट होता है उसके सराउंडिंग सॉइल होती है, तो वहां पे ही वो अपने सराउंडिंग सॉइल में एक्सक्रीट कर देते हैं थोड़े वेस्ट मॉलिक्यूल्स। तो सॉइल के थ्रू भी वो वेस्ट सराउंडिंग में निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया कैसे कैसे निकालते हैं प्लांट्स वेस्ट, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। तो हमने देखा कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन। बट कितना प्रोड्यूस होता है दैट डिपेंड्स ऑन दीज 3 फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो अगर किसने ज्यादा पानी पी लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा। और ऐसा क्यों? अगर ज्यादा पानी हुआ तो क्या करेगा, तो ट्यूबुलर भैया क्या करेगा, ज्यादा पानी अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वेस्ट के साथ वो ज्यादा पानी ऐड करेगा। पहले वो नॉर्मल क्या करता था, सिर्फ वो वेस्ट को डिसॉल्व करना है उतना ही वो पानी ऐड करता था। बट क्योंकि आपने ज्यादा पानी पी लिया है तो इसके पास ज्यादा पानी अवेलेबल है और बॉडी में ज्यादा पानी उनको नहीं रखना है, जितना चाहिए उतना रखेंगे, बट जो एक्सेस वाटर है वो यूरिन में वो डाल देंगे एंड फिर ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस ये हो सकता है कि पानी कम पी रहे हो। अगर कम पी रहे हो तो ट्यूबुलर भैया क्या वेस्ट रखेंगे, बॉडी में रखेंगे? बॉडी में नहीं रखेंगे। रूल यही है कि उनको वेस्ट निकालना तो है, बट वो वेस्ट कैसे निकालेंगे अगर पानी कम है? कोई बात नहीं, पानी हम थोड़ा ही ऐड करेंगे, इसमें एकदम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना देंगे। वेस्ट की मात्रा ज्यादा रहेगी और पानी एकदम कम रहेगा, वो चलेगा, बट वेस्ट निकलना इज प्रायोरिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट ज्यादा होगा और वाटर कम होगा, तो यूरिन प्रोडक्शन विल बी लेस। तो ये फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर ये हो सकता है कि क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होली खेलने गए हो और आपने बहुत ज्यादा होली खेल ली तो वो होली का रंग निकालने के लिए आपको ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आपने थोड़ी सी होली खेली है और ज्यादा रंग नहीं लगाया है तो पानी कम लगेगा वो निकालने के लिए। तो वैसे ही वेस्ट अगर ज्यादा बॉडी में जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा पानी लगेगा वो वेस्ट को निकालने के लिए। बट अगर कम वेस्ट जनरेट हो रहा है तो कम पानी यूज होगा, तो यूरिन प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर वेस्ट ज्यादा हो रहा है, वेस्ट जनरेट ज्यादा हो रहा है, तो हमें वाटर भी ज्यादा लगेगा एंड अगर वाटर ज्यादा लगेगा तो यूरिन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि अगर वेस्ट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो वाटर भी कम प्रोड्यूस होगा एंड यूरिन भी कम प्रोड्यूस होगा। तो ये सेकंड केस है। थर्ड फैक्टर क्या है, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स तो हमें पता है कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। जो भी बॉडी फंक्शंस है वो हार्मोन्स के बिना हो ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे यूरिन प्रोडक्शन के लिए भी हमारे पास एक स्पेशल हार्मोन है जिसका नाम है ADH। ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि रेगुलेट करता है कितना यूरिन जाना चाहिए, कितना यूरिन नहीं जाना चाहिए। तो जो हमने फर्स्ट फैक्टर में डिस्कस किया कि ट्यूबुलर भैया सोचते हैं कि कितना पानी ऐड करना है, वो कौन सोचने का काम करता है, वो ट्यूबुलर भैया एक्चुअल में नहीं सोचते, वो सोचता कौन है, ADH सोचता है। तो ADH रेगुलेट करता है कि ट्यूबुलर भैया को कितना पानी ऐड करना है और कितना पानी ऐड नहीं करना है। दैट डिपेंड्स कि वो जो इंसान है वो कितना पानी पी रहा है। अगर ज्यादा पानी पी रहा है तो ADH उसको सिग्नल देगा कि ज्यादा पानी डालो आप यूरिन में, बट अगर वो कम पानी पी रहा है तो ADH उसको सिग्नल देगा कि कम पानी डालो, जिससे वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो ADH बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर यूरिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम अभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस में आ गए हैं। तो फर्स्ट तो MCQs है आपके टेक्स्ट बुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द kidneys in human beings are a part of the system of excretory system, right? एकदम सिंपल।
द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जाइलम का नाम आते ही हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ए। अगर फ्लोएम का पूछा तो क्या लिखोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट इज ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रोफिक हमें पता है कहाँ पे होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है, तो यहाँ पे रिक्वायर्स क्या चाहिए उसको, हमने देखा कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में कौन सा रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। एंड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के हमने रॉ मटेरियल्स एक एक डिस्कस किए, वो भी डिटेल में, तो आपको ये आना ही चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, सब कुछ चाहिए, राइट। प्लांट्स को ये सब कुछ चाहिए, सब रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो ही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा एंड तो ही ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म होगा। एंड इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी कहाँ पे होता है, तो ये रिएक्शन हमें पता है कि कहाँ पे होता है, ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना है आपको ग्लूकोज कहाँ से आता है, ये हमने देख चुका है, राइट। पहले के स्लाइड्स में हमने देखा है, पहले के लेक्चर में हमने देखा है कि ग्लूकोज कहाँ से आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूट्रिशन प्रोसेस से, जो भी कार्बोहाइड्रेट हमने खाया था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो ब्रेक डाउन होके लास्ट में बना ग्लूकोज। अभी हमें ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है ताकि हमें मिले एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है, हमारे सेल का साइटोप्लाज्म, उसमें उसका ब्रेक डाउन होता है और वो क्या बन जाता है, पायरुवेट बन जाता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन है, पायरुवेट 3 कार्बन का है, तो 3 और 3, इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट के। कहाँ पे बनते हैं, साइटोप्लाज्म में। फिर पायरुवेट को भी हमें और तोड़ना है ताकि हमें मिलेगी एनर्जी, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म में हमें सिर्फ ग्लूकोज को तोड़ना है, फिर इसमें से हमें जो पायरुवेट मिला उसको तोड़ने के लिए हमें और घुसना पड़ेगा अंदर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया में घुसना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट होगा। तो ये हमेशा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होगा ना। अगर क्वेश्चन आया कि ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट कहाँ पे होता है, तो आप क्या लिखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर क्वेश्चन आया कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे होता है, तो क्या लिखोगे, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, तो यहाँ पे पूछा है फैट्स कैसे डाइजेस्ट होता है, तो ये न्यूट्रिशन सब टॉपिक का क्वेश्चन है। तो फैट्स हमें पता है कि फैट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, राइट। तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सिंपल कंपाउंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिवर जो है, लिवर के अंदर कौन सा जूस प्रोड्यूस होता है, लिवर से कौन सा जूस प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, राइट, बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। तो जो फैट्स का ब्रेकडाउन है वो स्टार्ट यहां से ही होता है, इसकी स्टोरी लिवर से ही स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि बाइल जूस में होता है एक स्पेशल सब्सटेंस, और वो कौन सा होता है, बाइल सॉल्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैट्स जो है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में होता है, ठीक है, एकदम बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसको हमें तोड़ना है। तो वो तोड़ने के लिए हम बाइल जूस में से हम लेंगे सिर्फ बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन आता है इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स कौन करता है। तो ऑप्शंस भी ऐसे ट्रिकी आते हैं, बाइल सॉल्ट करता है कि बाइल जूस करता है कि क्या करता है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, इनटू छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। याद रखना है बच्चों, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, एंड कौन करवाता है, ये बाइल सॉल्ट्स करवाते हैं। नेक्स्ट तो है कि ये फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, बट क्या इतना इनफ है, नहीं, हमें और उसको तोड़ना है, एकदम सिंपल बनाना है। तो फिर नेक्स्ट कौन आता है पिक्चर में, नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में
पैनक्रियास से कौन सा जूस निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, राइट? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। और वो पैनक्रियाटिक जूस में ऐसा क्या होता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है? सोचो सोचो, हाँ सोचो सोचो, लाइपेज होता है। यस, तो पैनक्रियाटिक जो लाइपेज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस होता है? इंटेस्टिनल जूस। तो ये सब ऑर्गन्स का ना खुद का मॉकटेल्स चालू है यहाँ पे, तो खुद का जूस बनाए रखे हैं इन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन का, इंटेस्टिनल जूस। और वो इंटेस्टिनल जूस में भी लाइपेज प्रेजेंट होता है जो फाइनली क्या करता है? लिपिड्स को कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो है ना तीनों, लिवर का, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे जूसेस कंबाइन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसा नहीं है कि लिवर में अलग हो रहा है, पैनक्रियास में अलग हो रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग हो रहा है, ऐसा नहीं। सारे जूसेस जाते हैं इंटेस्टाइन में और फिर वहां पे फाइनल हो रहा है। तो अगर आपको लोकेशन पूछा है वेयर डज दिस प्रोसेस हैपन, इट हैपेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वेयर डज दिस हैपन? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये लास्ट फाइनल क्या बनता है? फाइनल आपको लिखना है कि इट ब्रेक्स डाउन इनटू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लिपिड्स थे हमारे कॉम्प्लेक्स वो कन्वर्ट हो गए हैं इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। तो ये लिख के आना है आपको, जो कॉम्प्लेक्स फैट्स थे ना वो एकदम सिंपल में बन गए, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? तो हमें पता है कि कहाँ पे स्टार्ट होता है डाइजेशन प्रोसेस, कहाँ पे होता है? माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि माउथ में होता है कि नहीं होता है, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। एंड यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। पूरा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग को, क्वेश्चन अलग पूछा है बट हम अलग रिवाइज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। माउथ में दो तरीके के होते हैं डाइजेशन। फर्स्ट तो है मैकेनिकल डाइजेशन, नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन। तो ये भी मैं लिख लेती हूँ, आपको फिर याद आए। मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कौन करता है? मैकेनिकल डाइजेशन टीथ करता है। मैकेनिकल डाइजेशन में बेसिकली क्या होता है? ब्रेक डाउन। ठीक है, ऐसे काटना है हमको, तो काटने की प्रोसेस मैकेनिकल डाइजेशन में होती है। एंड वो कौन करता है? टीथ करते हैं। तो अगर आपको मैकेनिकल के बारे में बोलना है तो टीथ लिखना है। फिर आता है केमिकल डाइजेशन, उसमें आपको केमिकल्स लिखने हैं। केमिकल्स यानी हमारे बॉडी में कौन से केमिकल्स होते हैं? एंजाइम्स होती है, राइट? तो वो एंजाइम कौन सी एंजाइम रहेगी? अब आएंगे हम यह क्वेश्चन पे, दैट इज सलाइवरी एंजाइम। तो सलाइवरी अमाइलेज होती है हमारे में, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज होती है एंजाइम जो कि केमिकल डाइजेशन में मदद करती है। तो एग्जैक्टली क्या रिएक्शन हो रहा है अभी ये लिखेंगे हम लोग। तो जो हम फूड खाते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? कॉम्प्लेक्स होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। एंड वो मोस्टली क्या होता है? स्टार्च होता है। तो जो स्टार्च है उसे हमें तोड़ना है, ठीक है, और ये तोड़ने का प्रोसेस कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज करता है। तो जो स्टार्च है which is a complex carbohydrate that gets broken down into a simple sugar called as maltose। माल्टोज क्या है? एक तरीके की सिंपल शुगर है। ये डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, ये आपको बहुत कंफ्यूजन हुआ रहेगा, बट ये डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता।
वो एक सिंपल शुगर दैट इज माल्टोज में कन्वर्ट होता है, और फिर वो माल्टोज आगे जाके बहुत सारी है ना, ये तो सलाइवरी अमाइलेज है, आगे जाके हमारे पैनक्रियास से रिलीज होती है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो ये आगे जो माल्टोज बना है ना उसको भी हमें और ब्रेक डाउन करना है, और फिर लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कार्बोहाइड्रेट का वो होगा ग्लूकोज। तो लास्ट में वो बनता है ग्लूकोज, बट माउथ में क्या बनता है, माल्टोज बनता है, ठीक है, माउथ एम माल्टोज एम, ऐसे याद रखना है। तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है दैट इज माल्टोज। What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? तो यहाँ पे पूछा है कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या लगने वाला है और क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, राइट। तो ऑटोट्रोफिक में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है जो कि प्लांट्स में होता है। तो यहाँ पे मैंने क्यूट सा प्लांट रखा है, तो हमें अभी फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि क्या अंदर जाता है और क्या बाहर जाता है, जिससे हम पूरा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेंगे, ठीक है। कुछ हम लर्न नहीं करने वाले, हम ऐसे ही समझेंगे और ऐसे फन तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि क्या अंदर जाता है, ठीक है, क्या अंदर जाता है मतलब क्या रॉ मटेरियल्स लगेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लांट है, तो प्लांट क्या इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम क्या देते हैं उसको, पानी देते हैं, तो सेकेंड रॉ मटेरियल इज वाटर। फिर ये क्या देता है, क्या निकालता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनाता है फूड बनाता है, राइट। फूड इज व्हाट, C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो ये सब हम मगजमारी क्यों कर रहे हैं, प्लांट ये सब मगजमारी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको खाना चाहिए, खाना बनाना है, और खाना क्या है, ग्लूकोज है। तो फर्स्ट मेन प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्या होता है, वो एक्सेल क्या करता है, ऑक्सीजन, एंड थोड़ा सा वो पानी भी निकालता है, वाटर वेपर, ठीक है। अब हम लिखेंगे रिएक्शन, एंड ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सन के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगा, सन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो सन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि उसके अंदर ये पिगमेंट होना चाहिए विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। तो नाउ वी विल राइट द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन अब हम कहाँ लिखेंगे, जगह ही नहीं है, रिएक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं। रिएक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जाता है, हम पानी देते हैं प्लांट को, तो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो वो क्या बनाएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, राइट। एंड फूड इज व्हाट, फूड इज ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाएगा। एंड बाई प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रिएक्शन का मेन पर्पस नहीं है, बट वो रिएक्शन में ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या है, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स, तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, ठीक है। एंड व्हाट आर द कंडीशंस, ये हमने सब देख लिया, तो दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरोबिक एंड यहाँ पे लिखेंगे हम एनारोबिक। एरोबिक, तो एरोबिक नाम से ही हमें समझता है कि एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एरोबिक एनारोबिक है क्या, एनारोबिक एंड एरोबिक ये दोनों रेस्पिरेशन के रिएक्शंस है। तो रेस्पिरेशन, ठीक है, सांस लेना, ये हो सकता है या तो एरोबिक या तो वो एनारोबिक हो सकता है। मतलब अगर आप ऑक्सीजन को यूज कर रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हो, तो वो होता है एरोबिक रिएक्शन जो हम करते हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम करते हैं एरोबिक रिएक्शन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग। बट अगर रेस्पिरेशन हो रहा है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन अगर नहीं है तो वो होता है एनारोबिक। नेक्स्ट क्या होता है डिस्टिंग्विश, क्योंकि हम यहाँ पे
ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी। अच्छा, फिर से रिवाइज करते हैं। फूड का ब्रेक डाउन करना है, ये तो आपको पता है कि नहीं। रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि फूड का ब्रेक डाउन करना है ताकि हमें एनर्जी मिले, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोसेस से हमने देखा कि ग्लूकोज हमें मिल गया, बट वो ग्लूकोज को हमें और तोड़ना पड़ेगा जिससे हमें मिलेगी एनर्जी। तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन में एनर्जी डिराइविंग प्रोसेस जो होता है उसमें हम करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है या तो ऑक्सीजन के नहीं प्रेजेंस में हो सकता है, एब्सेंस में हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं इसलिए एनर्जी यहाँ पे ज्यादा मिलेगी, बट यहाँ पे आपको एनर्जी कम मिलेगी। और ये कम ज्यादा हम कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो अगर एटीपी यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी, अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो कम एनर्जी, ऐसे आपको मेजर करना है। नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर विल बी, यहाँ पे हम लोग को क्या करने, हम लोग को प्रोडक्ट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे एरोबिक है, तो आपका एग्जाम्पल ले लो, आप क्या रिलीज करते हो, आप क्या एक्सेल करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट क्या निकलता है? थोड़ा सा पसीना निकलता है, तो हम लिखेंगे वाटर। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स है, मतलब जो रिएक्शन के बाद में जो बनता है ये हम लोग में निकलता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक की बात करें तो ये दो टाइप्स के हो जाते हैं, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन या तो बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम लैक की बात करें, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ऑक्सीजन दिया, तो ये कहाँ पे होता है? ये मसल सेल्स में होता है। एंड क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आता ही है, कितनी बार तो पूछ भी लिया है। तो यहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है यहाँ पे, और कहाँ पे बनता है? मसल्स में बनता है। ठीक है, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। और सेकंड हो सकता है कि एब्सेंस, पूरा एब्सेंस में अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो तभी क्या बनता है? तभी इथेनॉल बनता है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये कहाँ पे होता है? ये यीस्ट में होता है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। ईस्ट में होता है, और ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन रिएक्शन। जो आप इडली डोसा खाते हो ना, उसका जो बैटर होता है उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, जिसमें ईस्ट होता है, और ईस्ट जब सांस लेता है तो वो क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट इज मसल सेल्स। तो जब भी आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो तभी मसल्स थोड़े पेन करते हैं। क्यों पेन करते हैं? क्योंकि मसल में जमा हो रहा है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तभी कौन सा रेस्पिरेशन होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। कंप्लीट ब्रेकडाउन, पूरा का पूरा हमने फूड को ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है, पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है? डिस्टिंग्विशिंग में हम लास्ट में क्या करते हैं? हमेशा हम एग्जाम्पल देख के एग्जामिनर को खुश कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लास्ट में लिखना है एग्जाम्पल्स। तो एरोबिक रिएक्शन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो आप क्या लिखोगे? हायर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम हो गए, फिर जो भी टेरेस्ट्रियल है उसमें क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर बात करते हैं एनएरोबिक। तो एनएरोबिक में आप लिखोगे लोअर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है स्पेशली कि नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनएरोबिक मोड। तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छी तरीके से लिखना है। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम है। तो पूरा ऐसा क्लोस्ट्रीडियम नहीं लिखना है, बट आप ऐसा लिख सकते हो सिंप्लीफाई कि बैक्टीरिया हो गए, फिर यीस्ट हो गया। हमने देखा ना जस्ट कि यीस्ट में ये इथेनॉल बनता है, फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है। तो ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
तो एल्वियोलाई फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एल्वियोलाई एकदम बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो हमारे लंग्स में एकदम ही छोटे छोटे एल्वियोलाई स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, फिर से रिवाइज करते हैं थोड़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कैसा रहता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज से स्टार्ट होता है, फिर नेजोफेरिंग्स बनता है, फिर एक ट्यूब होती है राइट, जो कि फूड पाइप होता है, दूसरा विंड पाइप होता है। तो अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा डिस्कस करेंगे, विंड पाइप डिस्कस करेंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेकिया। तो ट्रेकिया होता है, फिर वो ट्रेकिया डिवाइड होता है इनटू 2 ब्रोंकाई, और फिर वो ब्रोंकाई डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स फाइनली क्या होता है, इनटू एल्वियोलाई। ठीक है, ये डायग्राम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो प्लीज रिवाइज दैट। एल्वियोलाई में वो बनता है, एंड एल्वियोलाई कैसा होता है, इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि एकदम थिन वॉल रहती है उनकी। ठीक है, एकदम ही थिन वॉल रहती है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत फटाफट से हो जाता है। एंड इसमें भी जैसे कि विलाय में हमने देखा था कि वो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देती है जिससे वो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है, तो वैसे ही एल्वियोलाई भी इतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देती है जिससे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से कर सकती है। तो यहाँ पे भी वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है। तो ये एल्वियोलाई है। अभी हम उसको और जूम करेंगे, तो जूम करेंगे तो कुछ वो इस तरीके से दिखेगा। तो हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेल्स है वो बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो इतनी मेहनत करेंगे तो क्या रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाता है जिससे ब्लड दूषित हो जाता है। सो नाउ दिस दूषित ब्लड हैज टू बी मेड पवित्र ब्लड, राइट। तो ये कहां से आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत से हम करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, कि गंदा सा ब्लड आया कहां से, कोई भी ऑर्गन ले लो, फॉर एग्जांपल लिवर। तो ये लिवर ने निकाला गंदा वाला ब्लड जिसमें बहुत सारा भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड है। अब एक गंदा वाला ब्लड हम क्या करेंगे, बॉडी में रख के तो फायदा नहीं है, इससे अच्छा हम फिल्टर कर ले। तो इसलिए वो जाता है एल्वियोलाई के पास। ठीक है, वो ब्लड लेके जाता है एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई एकदम भगवान है। वो क्या करता है, वो बोलता है कि ठीक है आ जाओ मेरे पास, मैं आपको आपका ब्लड पवित्र करके दूंगा। तो इसके लिए वो गंदा वाला ब्लड जाता है एल्वियोलाई के पास, एंड एल्वियोलाई सबको ना ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो इसलिए वो एल्वियोलाई के पास गया, ठीक है, बोला कि मेरा गंदा ब्लड प्लीज 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 पवित्र बना दो। तो एल्वियोलाई बोलता है ठीक है दे दो मुझे, ठीक है मैं ऑक्सीजन आपको दूंगा जिससे आपका ब्लड हो जाएगा पवित्र, एंड सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई ले लिया। ठीक है, तो इसने एल्वियोलाई ने सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लिया एंड ऑक्सीजन उसको दे दिया, जिससे अभी ये ब्लू ब्लड जो गंदा वाला ब्लड था वो बन गया एकदम अच्छा ब्लड। तो अभी अच्छा ब्लड हम दे सकते हैं किसको, हम सेल्स को दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्स को हम हमेशा कॉन्स्टेंटली काम करना है, तो इसके लिए उन्हें चाहिए ऑक्सीजन। तो अभी ये पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अभी हम दे सकते हैं सेल्स को। तो अभी फाइनली वो कहाँ जाता है, सेल्स के पास जाता है। तो इस तरीके से एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है जिससे हमारे बॉडी में सारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो एल्वियोलाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्वियोलाई का नाम आए इसलिए आपको क्या लिखना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कौन सी गैसेस एक्सचेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? तो हमने कुछ सेकेंड पार्ट में ये डिस्कस किया था, राइट, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का पार्टी वाला स्टोरी डिस्कस किया था। तो तभी हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन थोड़ा इंट्रोवर्ट है, उसको ज्यादा सोशलाइज नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड बनाया, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ ही वो घूमता है। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को सर पे रख के घूम रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को सर पे रख के वो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू।
तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या होगा। तो आप सोचो, अगर ये ऑक्सीजन का बेस्ट फ्रेंड कम हो गया, ठीक है, कम हो गए उसके बेस्ट फ्रेंड, तो क्या होगा, ऑक्सीजन एकदम सैड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अगर सैड हो जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन सेल्स को नहीं पहुंचा पाएंगे हम, और जिससे सेल्स भी सैड हो जाएंगे, एंड सेल्स सैड हो जाएंगे तो वो कामचोर हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो क्या बोलेंगे, मुझे तो ऑक्सीजन मिला ही नहीं है तो मैं कैसे काम करूं। तो जिससे आपके सेल्स जो है, जो ऑर्गन्स है, वो काम करना बंद कर देंगे और एकदम लेजी से ऐसे बैठे रहेंगे, जिससे आप भी एकदम लेजी हो जाओगे। और वो कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनेमिया। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो अनेमिया हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी, जिससे एकदम लेजी फील होता है और कुछ करने का मन नहीं करता। तो अगर ऑक्सीजन कम हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन अगर कम हुआ तो सेल्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका रीजन क्या है कि सेल्स को नहीं मिलेगा ऑक्सीजन, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल्स काम नहीं कर पाएंगे, और अगर काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, यहाँ पे पूछा है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन होगा तो क्या होगा, आपको अनीमिया होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिससे ऑक्सीजन सब सेल्स को नहीं मिलता एंड सारे सेल्स लेजी हो जाते हैं। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। तो ये तो एकदम बाप वाला क्वेश्चन है, इसको हम एकदम फन तरीके से फिर से करेंगे एंड सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, वो भी स्क्रैच से। हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा हो, बट दैट्स ओके। अगर सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऐसे कर रहे हैं, फन तरीके से कर रहे हैं, तो इट्स वर्थ इट। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। हार्ट का स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हार्ट देखे, तो ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम मैंने डाला है, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप टेक्स्ट बुक से एकदम थरो हो जाओ। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक का आपको नहीं आता है। ठीक है, वो डायग्राम हो या लाइंस हो, एनसीईआरटी का सब कुछ आना चाहिए आपको। तो ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हार्ट कितने चेंबर का होता है, 4 चेंबर का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अपना वाला जो हार्ट है, मैमल्स का जो हार्ट होता है, बर्ड्स का जो हार्ट होता है, उनका 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। और वो 4 चेंबर में कितना होता है, कौन से चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं। ठीक है, 2 एट्रिया होता है एंड 2 वेंट्रिकल्स होता है। तो 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया क्या होता है, जो छोटे छोटे डब्बे आप देख रहे हो ऊपर वाले, अपर चेंबर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया एंड लोअर चेंबर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स, जो लार्ज चेंबर्स होते हैं। एंड ये जो एट्रिया होते हैं ना, वो थिन वॉल होती है एंड वेंट्रिकल्स थोड़ी थिक वॉल वाली होती है। तो ये 4 चेंबर समझ गए। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट नेमिंग की तरफ। तो अगर राइट साइड है, राइट साइड में होगा तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट एट्रियम, इतना तो कॉमन है। अभी ये हमें देखना है कि राइट साइड में कौन सा ब्लड और लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड। अगर आप बात करते हो कि लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में हमेशा और हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। और अगर आप बात करते हो राइट साइड की, तो राइट साइड हमेशा डील करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी गंदा वाला ब्लड, जो कि बहुत कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। तो हमेशा ये सेपरेशन बनाए रखने के लिए क्या होता है, बीच में एक सेप्टम होता है। ठीक है, ये देख रहे हो, सेप्टम होता है, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ना, व्हाई इज इट नेसेसरी, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेपरेट करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिससे क्या होगा, बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जिसका मतलब है कि उनको ना अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अगर वो कोल्ड क्लाइमेट में गए या हॉट क्लाइमेट में गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंडीशन वो फेवरेबल ना हो। ठीक है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको हमेशा अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तगड़ा रहना है उनको। तो इसके लिए ये अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग किया, तो ये मेंटेनेंस करना ईजी हो जाता है। तो दैट इज द रीजन। ठीक है, फिर से आते हैं ये हार्ट के स्ट्रक्चर में।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ वेना कावा करके लिखा है। तो वेना कावा क्या होते हैं? वेन्स होते हैं जो कि गंदा ब्लड लेके आते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि टिश्यूज, सेल्स ये सब काम करते हैं तो गंदा ब्लड निकालते हैं, और वो गंदा ब्लड कौन लेके आता है? ये वेना कावा लेके आते हैं। तो अगर हार्ट के ऊपर जो भी ऑर्गन्स है, जैसे कि फेस हो गया, ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स से कौन लेके आएगा गंदा ब्लड? सुपीरियर वेना कावा, जो ऊपर की साइड होती है। और अगर नीचे हार्ट के जो नीचे वाले ऑर्गन्स है उसमें से गंदा ब्लड लेने की किसकी जिम्मेदारी है? इंफीरियर वेना कावा की। तो ये दो वेना कावा आपको याद होने चाहिए। तो गंदा ब्लड तो आ गया, ठीक है, इसका जॉब हमें पता चल गया। अभी हम जाएंगे अयोर्टा। अयोर्टा क्या होता है? जो कि बड़ी आर्टरी होती है, एकदम लार्जेस्ट आर्टरी जिसे हम बोलते हैं ना, उसको बोलेंगे हम अयोर्टा। अभी ये दोनों पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन, ये हम लोग देखेंगे इन डबल सर्कुलेशन प्रोसेस, ठीक है, और कोई लेबलिंग नहीं रहा, राइट? ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब हम जाएंगे एक्चुअल प्रोसेस में, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ये भी हम एक्टिंग से सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, ये पिक्चर में स्टार्ट होता है। पिक्चर स्टार्ट कैसे होता है? टिश्यूज और सब कुछ बहुत काम कर रहे थे, ठीक है, एक ऐसा दिन था कि बहुत काम कर रहे थे बेचारे, एंड गंदा वाला ब्लड निकाल रहे थे। तो वो गंदा ब्लड कौन लेके जाएगा? वेना कावा लेके जाएगा। तो वेना कावा ने वो गंदा ब्लड लेके गए, और कौन से साइड लेके जाएंगे? अभी आप बताओ, आप सोचो कि वो गंदा ब्लड है तो कौन से साइड लेके जाएंगे? राइट साइड लेके जाएंगे। एंड राइट साइड में भी वो कौन से साइड लेके जाएंगे? वो लेके जाएंगे राइट एट्रियम में, राइट? क्योंकि हमेशा ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वेंट्रिकल टू एट्रिया जा रहा है, कभी नहीं। तो इसलिए ये वेना कावा लेके आया राइट एट्रियम में। इमेजिन करो, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वेना कावा ने गंदा ब्लड लेके आया राइट एट्रियम में। अब ये राइट एट्रियम से कहां पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल, क्योंकि वही है उसके नीचे वाला चेम्बर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में तो जाएगा नहीं, तो राइट वेंट्रिकल में गया। फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। अभी राइट वेंट्रिकल से उसने मोड़ ले लिया। कहां पे मोड़ ले लिया? पल्मनरी आर्टरी में मोड़ ले लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट एट्रियम है, फिर उसने निचोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो वाला ब्लड कहां पे गया? नीचे वाला चेम्बर, दैट इज राइट वेंट्रिकल। अभी राइट वेंट्रिकल से उसको मोड़ लेना है इनटू पल्मनरी आर्टरी। अब ये पल्मनरी आर्टरी गंदा वाला ब्लड कहां पे लेके जाएगी? एल्वियोलाई के पास लेके जाएगी, दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स। तो वो हार्ट से लेके जाती है लंग्स के पास, वो भी एल्वियोलाई के पास, और फिर से वही प्रोसेस होती है, दैट इज एल्वियोलाई को रिक्वेस्ट करती है कि गंदा वाला ब्लड है, प्लीज उसको पवित्र करके दे दो, प्लीज ऑक्सीजन डाल के दे दो। तो इसलिए एल्वियोलाई उसकी बात मान के क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बना देती है, ठीक है। तो क्या हुआ अब तक? राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल टू पल्मनरी आर्टरी टू लंग्स, लंग्स में भी स्पेसिफिक एल्वियोलाई में, और वो अच्छा वाला ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अभी वो अच्छा वाला ब्लड कौन लेके जाती है? पल्मनरी वेन लेके जाती है। अभी अच्छा ब्लड बन गया तो कौन से साइड जाएगी? लेफ्ट साइड जाएगी हार्ट का, राइट, क्योंकि लेफ्ट साइड डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसलिए अब ये पल्मनरी वेन जो है ना, वो एंटर करेगी इनटू लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि हमेशा एट्रियम टू वेंट्रिकल होता है, तो इसलिए पहले वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगी। फिर से वही प्रोसेस, निचोड़ने की प्रोसेस। तो लेफ्ट एट्रियम ने निचोड़ा और वो ब्लड कहां पे पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर से मोड़ लेना है उसको, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर से मोड़ ले लिया। अभी कहां जाएगा? वो अयोर्टा में जाएगा। और अयोर्टा ने अपने असिस्टेंट्स अपॉइंट किए, क्योंकि अयोर्टा बॉस वाली है, बॉस है, एकदम बॉस वाली आर्टरी है। तो वो भाग भाग के नहीं जाएगी सारे ऑर्गन्स को देने के लिए वो अच्छा ब्लड। सारे ऑर्गन्स को पहुंचाना है तो वो बोलेगी अपने असिस्टेंट्स को, छोटी छोटी जो आर्टरीज है वो उसको बोलेगी कि सारा अच्छा ब्लड दे दो सारे ऑर्गन्स को, जिससे ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, क्योंकि सबको मिल जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक बार हम ये पूरा चार्ट लिख लेते हैं जो भी हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? स्टोरी स्टार्ट होती है कोई भी ऑर्गन से, जो ऑर्गन से निकलता है गंदा वाला ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके गया? वेना कावा लेके गया, राइट। फिर वो वेना कावा इंफीरियर हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन विच ऑर्गन। तो वेना कावा लेके गया। अभी ये वेना कावा ने
कौन सी साइड लेके गया? राइट एट्रियम में, क्योंकि राइट एट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये राइट एट्रियम टू लिंबू निचोड़ वाली प्रोसेस इनटू राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से मोड़ ले लिया, और मोड़ ले लिया इनटू व्हाट? इनटू पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी से वो कहां पे लेके जाता है? वो लंग्स में लेके जाता है, एल्वियोलाई के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? लंग्स में लेके जाता है, एंड लंग्स उसको जादू करता है, ऑक्सीजनेटेड बना देता है, राइट? तो यहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड बना के अच्छा वाला ब्लड बना देता है, और वो फिर अच्छा वाला ब्लड कौन लेके जाता है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, अच्छा वाला ब्लड पल्मोनरी वेन लेके जाता है। फिर वो पल्मोनरी वेन अच्छा वाला ब्लड कौन से साइड में एंट्री मारेगा? लेफ्ट साइड में एंट्री मारेगा, और लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट एट्रियम में एंट्री मारेगा। लेफ्ट एट्रियम टू कहां पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी वेंट्रिकल से क्या होता है? हमेशा मोड़ लिया जाता है, राइट? तो यहां पे भी मोड़ लिया जाएगा इनटू आयोर्टा। फिर आयोर्टा अपने असिस्टेंट्स को बोलेगी कि भाई ये सारा अच्छा वाला ब्लड दे दो सारे ऑर्गन्स को, ठीक है, आर्टरीज में देंगे, और हम लोग अभी बोलेंगे कि अच्छा वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दो सारे ऑर्गन्स को, जिससे ऑर्गन्स हो जाएंगे खुश। तो हैप्पी एंडिंग हो गई ये स्टोरी की। तो ये वाला डायग्राम भी है आपकी टेक्स्ट बुक से, तो मैंने यहाँ पे भी डाल दिया। तो लेट्स डिस्कस दिस डायग्राम ऑल्सो। तो ये सेम प्रोसेस है, बट बताने का तरीका थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे जो टिश्यूज है उसने गंदा वाला ब्लड निकाला, और वो गंदा वाला ब्लड वेना कावास के थ्रू गया राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से मोड़ ले लिया इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी क्यों है आप सोच रहे रहेंगे। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन ये दोनों ही सिर्फ एक्सेप्शन है जो कि ऑपोजिट वाला ब्लड कैरी करते। ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो आर्टरी तो हमेशा अच्छा वाला ब्लड करते हैं कैरी, बट ये गंदा वाला ब्लड कैरी कर रही है। क्यों? ये आर्टरी इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा आर्टरी ना अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है, हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट। तो यहाँ पे भी ये अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है, राइट, क्योंकि वो लंग्स के पास जा रही है, अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है, तो इसलिए हम इसे आर्टरी कहते हैं। बट वो कैरी कौन सा ब्लड करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से एमसीक्यू आता है हमेशा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन से, तो हमेशा याद रखना है ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी गंदा वाला ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास, एल्वियोलाई के पास, और बोलती है कि इसको अच्छा बना दो। तो फिर से वो अच्छा वाला ब्लड अभी कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी वेन लेके जाएगा। अभी वो अच्छा है तो अभी कौन से साइड जाएगा? वो लेफ्ट साइड जाएगा, और लेफ्ट साइड में भी वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर से वो मोड़ लेगा इनटू आयोर्टा, एंड आयोर्टा टू छोटी छोटी आर्टरीज, एंड आर्टरी से सारे ऑर्गन्स को पहुंचाया जाएगा वो अच्छा वाला ब्लड। सो आई होप सबको ये समझ में आया। तो ये होता है डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। ठीक है, डबल सर्कुलेशन हम क्यों इसे बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ब्लड फ्लोज ट्वाइस। ठीक है, एक साइकिल में वो 2 बार फ्लो कर रहा है, लेफ्ट में भी कर रहा है, राइट में भी करता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको डबल सर्कुलेशन। तो क्वेश्चन क्या था कि डबल सर्कुलेशन क्या था, ये हमने डिस्कस कर लिया, एंड व्हाई इज इट नेसेसरी, तो ये भी डिस्कस कर लिया क्योंकि हमें अलग अलग करना है। अगर अलग अलग नहीं करना था, फॉर एग्जाम्पल फिशेज में ना मिक्स ब्लड होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का, तो उसमें सिंगल ही सर्कुलेशन होता है, ऐसा नहीं होता कि डबल डबल करने बैठे। हम यहाँ पे डबल डबल क्यों करने बैठ रहे हैं? क्योंकि हमें अलग अलग करना है, ऑक्सीजनेटेड अलग रखना है एंड डीऑक्सीजनेटेड अलग रखना है, हमें मिक्सिंग नहीं चाहिए बेसिकली, तो इसलिए हम ये करते हैं प्रोसेस। तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, राइट, प्लांट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जाइलम एंड यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोएम।
तो ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज है। कंडक्टिंग टिश्यूज यानी क्या कि अगर आप कुछ कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे एनिमल्स में हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिससे सारे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट। तो वैसे ही प्लांट्स में भी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रांसपोर्ट कौन करते हैं, ये दोनों टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। बट ये लोग क्या कंडक्ट करते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट डिपेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या कंडक्ट करता है, जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, वेर एज फ्लोएम कंडक्ट्स फूड। अब ये वाटर एंड मिनरल्स अगर कंडक्ट कर रहा है तो वाटर एंड मिनरल्स होते कहाँ पे है, सॉइल से उसको मिलेंगे, राइट, प्लांट को। तो सॉइल से उसको ट्रांसपोर्ट करना है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हमेशा मूवमेंट कैसा रहेगा, वाटर एंड मिनरल्स का हमेशा मूवमेंट फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड रहेगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन अगर पूछे तो डायरेक्शन आप क्या लिखोगे, डायरेक्शन इज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। बट अगर फ्लोएम की बात करें तो यहां पे डायरेक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फूड कहाँ पे बनता है, फूड बनता है लीव्स में, दैट इज फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड बनाते हैं प्लांट्स। तो जो लीव्स में खाना बना है उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हो सकता है वो ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करना पड़े या तो नीचे भी ट्रांसपोर्ट करना पड़े, क्योंकि लीव्स में बन रहा है, और लीव्स तो कहीं पे भी हो सकते हैं ना, प्लांट की बॉडी में लीव्स कहीं पे भी हो सकते हैं। तो अगर वो नीचे की साइड है या तो मिडल पार्ट में है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है टू द टॉप पार्ट एंड द बॉटम पार्ट। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाता है, दोनों डायरेक्शन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपवर्ड डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा एंड डाउनवर्ड भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड टू अपवर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा और हमेशा वाटर एंड मिनरल्स तो नीचे ही होने वाले, राइट, ये रूट्स ही है जो उसको एब्जॉर्ब करने वाले। तो हमेशा यहाँ पे आप क्या देखोगे, एक ही डायरेक्शन है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल। इस पे क्वेश्चन आता है, जाइलम का क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। एंड फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होता है। क्यों बाई डायरेक्शनल, क्योंकि यहाँ पे दोनों मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड भी हो रही है, डाउनवर्ड भी हो रही है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है जो उसको हेल्प करती है, जाइलम का मूवमेंट इज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड विच इज अगेंस्ट ग्रेविटी, एंड इसलिए उसको बहुत मेहनत करनी होती है, और इतनी मेहनत अकेला बेचारा जाइलम नहीं कर सकता। तो उसको हेल्प करने के लिए एक प्रोसेस आती है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन होती है, जो कि एक वाटर लॉस, वाटर पुल वाली प्रोसेस होती है, जिससे वो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम डाउन टू अप खींचे जाते हैं। तो ट्रांसपिरेशन इस पे मदद करती है। बट अगर फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होती है। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में पूछा है। ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ग्रीन पार्ट क्या है, लीव्स है, तो लीव्स से उसको ट्रांसपोर्ट करना है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एटीपी की बात करें, मतलब किसमें एनर्जी कंज्यूम होगा, तो जो जाइलम का मूवमेंट है, दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में, इसमें आपको ट्रांसपिरेशन मदद करने के लिए है, राइट, उसको हेल्प करने के लिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, तो इसलिए उसको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपको फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में कंडक्शन ऑफ फूड है, जो कि किसी की हेल्प नहीं लेता, कोई प्रोसेस उसको हेल्प नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे आपको एटीपी की जरूरत पड़ेगी।
तो अगर क्वेश्चन आता है कि एटीपी किस में जरूरत लगती है, तो एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस इज फ्लोएम वाला, दैट इज कंडक्शन ऑफ फूड, बट कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में आपको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, तो कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन। तो आपको बेसिकली पूछा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो एल्वियोलाई और नेफ्रॉन में क्या डिस्टिंग्विश करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है एल्वियोलाई का, स्ट्रक्चर होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इन एल्वियोलाई, वेर एज नेफ्रॉन में उसका स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसका। तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो यहां पे एल्वियोलाई को हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, वेर एज नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसको कलर दिया तो इसको भी कलर तो देना चाहिए ना, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब बात करते हैं इसका फंक्शन। तो एल्वियोलाई का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, हमने देखा ये सब रिक्वेस्ट वाला कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अच्छा वाला ब्लड बना दो, तो ये सब एल्वियोलाई में होता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है इन एल्वियोलाई। बट हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट से अच्छा हम लिखते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा, एल्वियोलाई के पास जो ब्लड आएगा उसके पास क्या रहता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो वो क्या चाहता है कि उसका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए। बट यहाँ पे जो ब्लड आता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो ये वाला ब्लड क्या चाहता है कि उसमें से नेफ्रॉन नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल दे। तो ये भी एक तरीके का डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो गया। तो यहाँ पे जो ब्लड आता है, यहाँ पे जो ब्लड आता है वो बोलता है कि प्लीज मेरा रिमूव कर दो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड आता है वो बोलता है ऐसा कि मेरा ब्लड में से रिमूव कर दो कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ पे जो ब्लड आता है वो क्या बोलता है कि मेरे में से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर दो। बस, तो ये हो गई डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन एल्वियोलाई एंड नेफ्रॉन। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं ऑल 5 पार्ट्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा चैप्टर करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग एंड कौन से चैप्टर की आपको नीड है, तो हम बिल्कुल वो करेंगे। अगर आपको कोई और सजेशन है, कोई और आपकी डिमांड है कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, कोई अलग सीरीज की डिमांड है, तो वो भी आप अपने सजेशंस लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन। Download the app now.